हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका स्वागत है। आपका भी इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। ठाकुर साहब, आप एक बागवान तो खुद भी हैं जी, और सरकार ने आपको मौका दिया है जी बिल्कुल, एक ऐसे विश्वविद्यालय का जी कुलपति बनने का, वाइस चांसलर होने का, जी जो बागवानी विषय को मुख्य रूप से लेती है, साथ में वानिकी को भी लेती है। हिमाचल प्रदेश के लिए, पर्यावरण के लिए, देश के पर्यावरण के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। जी, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे जी, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइएगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने यहीं से पढ़ाई की है। BSc 1970 में आए थे जी। चम्बा घाट में। उस टाइम एग्रीकल्चर कॉलेज होता था पालमपुर और HP यूनिवर्सिटी के अंडर। वहाँ से BSc डिग्री कोर्स स्टार्ट किया, फिर MSc की, MSc प्लांट डिजीज़ में की और उसके बाद PhD भी की। और PhD में जो मेरा महत्वपूर्ण कार्य रहा है इस प्रदेश के लिए, क्योंकि सेब में एक रोग आया था एप्पल स्कैब डिजीज़, उसमें काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत और भयंकर यहाँ तक स्थिति आ गई थी बर्बाद हो जाता कि लोग बगीचे काटने शुरू हो गए थे कुल्लू की वैली में। तो उस पे हमने बहुत गहन अनुसंधान किया और देश विदेश में भी गए इस अनुसंधान के कार्यों के लिए, और बाहर के भी वैज्ञानिक इस यूनिवर्सिटी में आए, उनसे भी सीखा, अपना भी किया, मेहनत की। और आज स्थिति ये है स्कैब रोग की कि पूरे हिंदुस्तान में अभी भी स्कैब, जहाँ सेब पाया जाता है, स्कैब अभी भी है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो हमारे अनुसंधान से और मेरी टीम के अनुसंधान से बिल्कुल स्कैब मुक्त हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसानों के लिए भी, प्रदेश सरकार के लिए भी। अन्यथा लाखों करोड़ों रुपया इसके रोकथाम में लग रहा था और लोग परेशान हो चुके थे कि क्योंकि इसमें डायरेक्ट फ्रूट जो है, फल जो है, ख़राब हो रहा था, सड़ जाता। तो ये हमारी एक उपलब्धि है। शायद उसी उपलब्धि का जो मुझे फल मिला है कि मैं इस पोजीशन तक पहुंच पाया हूं और लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। आपने जैसे बताया अपनी शिक्षा के बारे में जी, तो मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, ज़रा दर्शकों को पता लग जाए। मैं शिमला ज़िला से जुब्बल का रहने वाला हूं और मेरी पृष्ठभूमि ये है कि शायद जुब्बल में मेरे पिताजी ने सबसे पहले सेब का बगीचा मेरे पिताजी ने लगाया था। 1952 में वो बगीचा लगा था, केवल 40 पौधे लगे थे। तो जब उन्होंने लगाए थे 1952 में, तो लोगों ने उनको बड़ा गालियां दी थी। मैं ये कहूँगा कि गेहूं का खेत पट के, क्योंकि सर्दियों में सेब के पेड़ लगते हैं। हाँ जी। तो लोगों ने कहा था, जो बुजुर्ग थे गांव के, कि देखो पागल हो गया पढ़ लिख के। वो पढ़े लिखे थे, लाहौर से पढ़े थे, कि पढ़ लिख के भी गेहूं को पट के सेब लगाए जा रहे हैं। तो मेरी मदर ने सबसे पहले मेरे जन्म पे 1959 में सबसे पहली बार जुब्बल में 5000 के सेब बिके थे। वो एक ऐसा मूवमेंट था जुब्बल के लिए कि फिर उसके बाद सेब लगता गया। अब तो रेवोल्यूशन है वहाँ पे। अब रेवोल्यूशन है। अब मुझे लगता है कि जुब्बल, कोटखाई आगे बढ़ चुके हैं सेब की बागवानी में। सेब से थोड़ा सा मुड़ते हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वविद्यालय में हमें ऐसी जगह खड़ा किया है जहाँ की कीवी का बगीचा है। ये देखिए, कीवी लगे हुए हैं आपके पीछे भी, मेरे पीछे भी। बिल्कुल। ये क्या फ्रूट है और इसके क्या गुण है? ये एक नया फल है और इसी विश्वविद्यालय ने इसको इंट्रोड्यूस किया था लगभग 28 साल पहले। और इसको चाइनीज़ गूसबेरी भी कहते हैं। चाइना का ओरिजिन है इस फल का। उसके बाद इसकी जो डोमेस्टिकेशन है वो न्यूजीलैंड में हुई है, तभी इसका नाम कीवी न्यूजीलैंड से जुड़ा है। और वहाँ का एनिमल है जो उनका जो देश का एनिमल है, उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की तो ये उनका फल बन गया है। उसके बाद वहीं से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि ये जो सोलन और मिडल हाइट जो हमारी हिमाचल प्रदेश की है, शिवालिक हिल्स कह लो आप, मिडल हिल्स कह लो। मैं ये कहूँगा कि अगर इसको कामयाबी के साथ इसकी काश्त करनी है तो लगभग 6,500
फीट तक इसकी काश्त हो जाती है। सक्सेसफुली की जा सकती है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसको उगाने की, वो तो कुछ भी नहीं है। गुण वो तो क्या है फल में? न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है? गुण ऐसा है, जैसे मैंने आपको 2 नाम बताए कि एक तो चाइनीज गूसबेरी इसका नाम है, वो तो पहला नाम है इसका। फिर इसका कीवी नाम आ गया। अब इसको हिंदुस्तान में डेंगू फ्रूट भी कहा जाता है। अरे डेंगू के लिए ये बहुत मशहूर हुआ है कि क्योंकि देश में एक ये जो नई बीमारी महामारी फैली है महामारी, डेंगू, बिल्कुल। उसके लिए इसका एक अनुसंधान हुआ है कि कीवी इसको अवॉइड करता है इस रोग को फैलने में। तो इसकी उस नाम से बड़ी कीमत बड़ी है। दिल्ली की मार्केट में एक फल 100 रुपये 120 रुपये कई इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो हमारी ये सोच है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और अभी तो हमारे पास स्टोन फ्रूट्स का कई मिडल हिल्स में फेलर हो जाता है, तो उससे ये एक विकल्प है। ये अलग है, स्टोन फ्रूट अलग है, दोनों की अपनी वैल्यू है। स्टोन फ्रूट भी उतना ही ठीक है जितना ये है। ये अलग से एक चीज़ है कि जिसको अगर सोलन के मिडल बेल्ट में या हिमाचल के मिडल बेल्ट में जितनी भी एरियाज़ है उसमें अगर इसकी काश्त शुरू हो जाए तो बागवानों किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा। तो क्या आप यहाँ से प्लांट्स देते हैं? हम यहाँ से प्लांट्स देते हैं, लाखों प्लांट्स देते हैं। टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं? टेक्निकल जैसा भी जो भी जानकारी किसान बागवान को इसके प्रति है, हम पिछले कई सालों से दे रहे हैं। कई सालों से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एरिया कीवी के अंडर गया है। थोड़ी सी एक लगन है किसान की कि इसके साथ कंपटीशन अगर दूसरा फ्रूट है तो इसको नेगलेक्ट ना करें। अगर इसकी बागवानी करनी तो इसकी बागवानी पूरे लगन से करनी होगी और इसका बड़े फायदे हैं। और नए फ्यूचर का फल मैं इसको कहूँगा, खासकर मिडिल हाइट के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फल है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौटते हैं। तो सब कुछ हाँ, नेचुरल फ्लावर्स हैं कि जितने भी फ्लावर नेचुरल होते हैं उनकी एक लाइफ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डॉक्टर ठाकुर। हाँ जी, हम आपकी फ्लोरल क्राफ्ट लेबोरेटरी में हैं जी। यहाँ का नज़ारा अद्भुत है। ब्रेक के जाने से पहले आप बता ही रहे थे कि किस तरह से हमें तो लगा ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, पर ये तो सचमुच हाँ नेचुरल फ्लावर्स हैं जी। इस फ्लोरी क्राफ्ट लेबोरेटरी का एक खास महत्व ये है, जिसके पीछे इसकी जो सोच है, एक बड़ी खूबसूरत सोच है कि जितने भी फ्लावर नेचुरल होते हैं उनकी एक लाइफ है। लाइफ के बाद ये फ्लावर या इनकी जो भी पार्ट्स है वो उपलब्ध नहीं रहते हैं जी। अगर इनको नेचुरल कलर से ही ड्राई करके इनको कलरिंग दी जाए तो इनकी खूबसूरती और बढ़ती है, जो हर घर की एक शोभा बनती है बाद में। और ये जो हमारी लेबोरेटरी है इसको लोगों ने बड़ा पसंद किया है। लोग जितने भी यहाँ आते हैं इसको बहुत प्रोत्साहन देते हैं और सीखते हैं और पूछते हैं कि इसको कैसे किया जाए। पौधे का कोई भी पार्ट को आप कलर कर सकते हैं नेचुरल, जैसे आप देख रहे हैं कि पौधे के हर पार्ट को किसी न किसी रूप में ढाला जा सकता है और उसको सजाया जा सकता है। जितने भी यहाँ शो केस में लगे हैं पीस, ये अलग अलग इन वैज्ञानिकों की सोच है कि इन्होंने इसको अपनी एक इमेजिनेशन दे के इसको एक नया रूप दिया है जो लोगों को बड़ा पसंद आता है। आप इसकी बिक्री खुद करते हैं या प्रशिक्षण देते हैं, किस तरह से रहता है? हाँ, इसकी बिक्री भी करते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं तो वो खरीद के ले जाते हैं। और जहाँ तक लोगों में इसका प्रचार है या प्रसार है, वो गांव की महिलाओं को, बच्चियों को स्कूल में जितने भी है, जब उनको फुर्सत लगती है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो हमारे यहाँ बच्चे जो डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं उनका भी इन पे प्रैक्टिकल होता है ताकि वो भी ये आर्ट सीख। महिलाओं के लिए बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गाँव के हैं, अनेकों ट्रेनिंग, यस अनेकों ट्रेनिंग यहाँ कर, क्योंकि हर गाँव में, हर जगह पे, हर घर में इस तरह के फ्लावर मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है जी। एक प्रश्न तो ये, सेब की प्रोडक्शन कैसे बढ़े? हमारे यहाँ तो 10-12 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर की एवरेज शायद है जी। विदेशों में 52 मीट्रिक टन हो जाती है, 52-58 मीट्रिक टन। एक तो प्रश्न ये। दूसरा, क्या हम
एप्पल स्टेट के रूप में ही जाने जाए या फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री के रूप में जाने जाए, कैसे होगा? हम फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री जाने जा चुके हैं। थोड़ी सी खामियां हैं या कमियां हैं जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। सेब में जो खामियां है वो इसलिए है कि हमारा एक जो प्रदेश है इसकी टोपोग्राफी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जो गुणवत्ता मिट्टी की जो गुणवत्ता सेब के लिए चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिल पाती है। बागवान अभी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी वैरायटीज क्यों नहीं लाते? हाँ, दूसरी वैरायटीज हम ला रहे हैं। पिछले 2 साल से हमने बड़ी लगातार कोशिश की है, क्योंकि सेब की वैरायटी को पैदा करना या उसको डेवलप करना एक आसान काम नहीं है। इसमें 15-16 साल लग जाते हैं। हम उसमें समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। बाहर से वैरायटियाँ बहुत बढ़िया है, उसकी सिलेक्शन होती है, उसकी एक स्टडी होती है कि कौन सी वैरायटियाँ इस प्रदेश में लाई जा सकती है जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन के साथ साथ जो हमारा एक मकसद है कि सेब को बड़े लंबे पीरियड के लिए फ्रेश सेब को मार्केट में रखा जाए, यानी तो इसकी शेल्फ लाइफ भी और एक पीरियड को बढ़ाना है कि ठीक है, पहले जो डिलीशियस ग्रुप था हमारा वो अगस्त 15 के बाद शुरू होता था जी। अब हमने ऐसा भी सेब है हमारे पास जो जून के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक चलता है। तो वो हमारी सोच है कि सेब की ऐसी वैरायटियाँ लाई जाए कि जो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाए, फ्रेश फ्रूट कंज्यूमर को मिले मार्केट में और लोग भी व्यस्त रहे। ऐसी क्या वैरायटीज़ हैं जो आपने आइडेंटिफाई की हैं? जी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं जी। कौन सी वैरायटीज होंगी? हमने 5 आइडेंटिफाई की है वैरायटियाँ जो बाहर से, जैसे ज़ेरोमाइन है, रेड व्लॉक्स है, मोडी गाला है, बकाई गाला है। ये लगभग जुलाई के पहले सप्ताह से तैयार हो जाती है। मार्केट में भी होगा, बहुत मीठी, बहुत पेड़ मीठी, में भी खड़ा रहेगा। बिल्कुल, पेड़ में भी रहेगी। पेड़ में दूसरी वैरायटियाँ रहेगी, कुछ टूटेगी, कुछ पेड़ में रहेगी, कुछ 10 दिन के बाद आएगी, कुछ 20 दिन के बाद आएगी। लगातार किसान बागवान उसमें एक तरह से मेहनत करता रहेगा और इन वैरायटियों का फ़ायदा ये है कि इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। वैरायटीज की पवित्रता जी कैसे रहे, सैंक्टिटी कैसे रहे, किसान बागवान ठगा नहीं जाए, इसके लिए क्या उपाय? इसका उपाय देखिए ऐसा है, एक तो है गया कुछ और निकला कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा विश्वविद्यालय कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस इंपोर्ट सिस्टम में जो है हम ये गारंटी पहले ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ले लेते हैं कि अगर वैरायटी गलत निकली तो उसकी हम सिक्योरिटी रखते हैं एक, कि जितने भी बागवान अगर इस तरह की कोई कंप्लेंट करते हैं बाद में कि मेरी वैरायटी गलत निकली या वो हुआ, तो वो सिक्योरिटी में से हमको वापस उनको पेमेंट भी देंगे। ऐसा नहीं होता क्योंकि बाहर से जो इतना मटेरियल आता है उसमें इस तरह की बेईमानी बहुत कम मिलती है, ये हमें विश्वास करना पड़ेगा। अन्यथा किसी पौधे के अंदर क्या है वैसा तो हम भी नहीं जान पाते, पर हमें विश्वास है कि जिन लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं वो हमारे साथ ईमानदारी करेंगे और हम आगे किसान बागवानों के साथ ईमानदारी करेंगे कि उनको जो वैरायटी जाए, चाहे हम उनको 10 ही पौधे दे पाए, पर वो वैरायटी बिल्कुल सही होगी। और जो पिछले साल दिए या उससे पिछले साल भी हमने दिए, तो लोगों में अब विश्वास आ चुका है विश्वविद्यालय के प्रति कि अगर पौधा लेना है तो विश्वविद्यालय। बागवान आज 12 साल का इंतजार नहीं करता, नहीं करता है कि तीसरे चौथे साल, 5वें साल फसल जो लास्ट ईयर हमने पौधे दिए। कल ही मेरे पास एक बागवान आए थे इधर सिरमौर साइड से, कहती जी इस साल उसमें फल आ जाएगा, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि ये फल असली वैरायटी का है और मैं उसको आगे बढ़ावा भी दूंगा, उसकी कलमें काट के और ज़्यादा अपने आप आगे नए पौधे तैयार कर सकता हूँ। तो हमारी सोच यही है कि हम तो जितने पौधे एक बागवान को दे पाएंगे वो आगे उन्हीं की कल में प्रोपेगेट करेंगे। वो यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। डॉक्टर ठाकुर से जानेंगे इनकी चुनौतियों के बारे में, प्राथमिकताओं के बारे में और फ्रूट बाउल कैसे बने, वो मकसद कैसे हल हो, इसके बारे में। अगर आपने अनुसंधान कर दिया लेकिन अगर वो खेत पे नहीं पहुंचा, बागीचे पे नहीं पहुंचा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर ठाकुर, हाँ जी, सेब की बात हम कर रहे थे जी। लेकिन सही में फ्रूट बाउल बनाना है प्रदेश को,
आप जानते हैं कि हमारे जो लोअर एरियाज हैं, जी मिडल हिल्स में प्लम है, एप्रिकॉट है, पीचेस हैं, जी, फिर नीचे जाके फिर आम है, लीची लीची है, है, आम है, अमरूद सिट्रस है, फ्रूट्स है, जी। अमरूद है, नींबू प्रजाति के फल। इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय के खासकर मैं निचले क्षेत्र की बात करूंगा, जो थोड़ा सा पीछे ज़रूर रहा है किन्हीं कारणों से। उसमें कारण ये भी कहूँगा कि किसान बागवानों को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला उस एरिया में, या उन्होंने इसको नहीं अपनाया बागवानी को, क्योंकि वहाँ दूसरे तरह के फसलें ज़्यादा होती है, धान है, गेहूँ है, मक्का है। लेकिन हमारे 2 रीजनल स्टेशन है, एक हमारा जांच में नूरपुर के पास है, एक धौला कुआं में है, जहाँ पर हम पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा काम इन 3-4 फलों पे कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि उसमें भी नई नई वैरायटियाँ आई है। हमें उम्मीद है कि नई वैरायटियाँ, क्योंकि जो कांगड़ा का जो हमारा ज़िला है वहाँ पे फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम आती है आम के ऊपर, उसका भी समाधान ढूंढ लिया गया है। और नई जो किस्में हैं उसमें भी फ्रॉस्ट का इम्पैक्ट कम पड़ता है, या किसान बागवानों को कैसे उस चीज़ से बचाया जाए वो भी सुझाया गया है लोगों को। और अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमारी नर्सरी के पौधे जो पहले 2-4 बिकते थे, हर बागवान 2-4 पौधे अपने खेत के किनारे में लगाता था, अब उन जैसे इंदौरा है, नूरपुर है, इसमें लीची का बहुत ज़्यादा स्कोप है, मैंगो के बहुत ज़्यादा स्कोप है, अब लोग लगाने लगे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो 2-3 जितने भी फल निचले क्षेत्रों के हैं, इनके लिए हमें सोचना पड़ेगा, प्रदेश सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लेट है। हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो ऑफ सीज़न है। जब तक हमारा मैंगो, लीची, गुआवा और सिट्रस के फ्रूट स्टार्ट होते हैं, उतने तक निचले जो क्षेत्र है, हमारे प्लेन के क्षेत्र है, वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है। हमारा लेट स्टार्ट होता है। हमें इसकी ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, पर क्योंकि पूरी बरसात इसके ऊपर से निकल जाती है, थोड़ा फ्रूट काला हो जाता है और उसमें मीठापन बहुत होता है, पल्प बहुत होता है। पर उसको अगर हम प्रोसेसिंग में डालें तो बहुत बढ़िया वैल्यू एडिशन हो सकती है। हिमाचल के हमारे जो अनुसंधान केंद्र के द्वारा या अनुसंधान के द्वारा हमने 28 फलों को हिमाचल के लिए चुना है कि यहाँ इसकी काश्त। अब तो अनार भी होने लगा, कुल्लू में अनार होने लगा, सेब नहीं तो अनार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई एरिया हम नहीं छोड़ेंगे जहाँ कोई फल नहीं हम उनको देंगे, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसको मिनी भारत कह सकते हैं आप, कि यहाँ हर तरह का जलवायु है, हर तरह की फसल हो सकती है, 28 तरह के फल है, 20-22 किस्म की सब्जियां हैं, अनेकों फूल है। जो वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं, जी, आजकल फ्लोरिकल्चर का भी बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। इसके बारे में आपके क्या प्रयास हैं? फ्लोरिकल्चर पे हमने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है यहाँ पे। पहले तो हमने उसके लिए कि फ्लावर होते क्या है, लोगों को दिखाने से शायद विश्वास पैदा होता है। एक हाई टेक मॉडल फार्म हमने यहाँ बनाया, बहुत बड़ा है, शायद नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर खोला है इसमें सब कुछ मैनेजमेंट जो फ्लोरिकल्चर का होगा। अभी तो हमने केवल 5 फ्लावर को चुना है उसके लिए, बाद में हम बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ाएंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे और लोग इसको अपनाएंगे। प्रयोगशाला से जी, खेत तक, जी, बगीचे तक, जी, लैब टू लैंड, फील्ड, ऑर्चर्ड, ये शिकायत रहती है बहुत बार विश्वविद्यालय से लोगों को जी, कि सहायता नहीं मिल पाती। तो आपके विस्तार के क्या कार्यक्रम होंगे? हमारे अगर आपने अनुसंधान कर दिया जी, लेकिन अगर वो खेत पे नहीं पहुंचा, बागीचे पे नहीं पहुंचा, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको 2 प्रोग्राम बताऊं। जो हमारा पिछला प्रोग्राम था, इस साल जब मैंने परसों भी अपनी रिपोर्ट पढ़ी है महामहिम राज्यपाल के सामने, हम पिछले हफ्ते तक 1000 कैंप हिमाचल में लगा चुके हैं। 1000 कैंप में हमारी मिनिमम जो फार्मर आने की होती है, जो तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, 40 फार्मर होते हैं। जो बाहर फील्ड में लगाते हैं उसमें अनेकों फार्मर होते हैं। मतलब लगभग हम हर साल 1 से 1.5 लाख फार्मर को कवर करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। अब एक नया प्रोग्राम चला है, मेरा गांव मेरा गौरव, वो भारत सरकार की एक योजना आई है। उसके अंदर हमारे 255 वैज्ञानिकों के अलग अलग ग्रुप बने हैं। ये बागवानों के पास जाएंगे और उनको नई से नई तकनीक बताएंगे।
फॉरेस्ट्री भी हमारा बहुत बड़ा डिसिप्लिन जी है। जी, और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। जहाँ तक तो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलते हैं वो अलग बात है। जी। आप भी ट्रेन कर रहे हैं, जी। BSc, MSc, PhD जी। निकल रहे हैं। जड़ी बूटियों का भी आपके यहाँ काफी बहुत अनुसंधान हो जी। रहा है। तो ये चीजें भी कैसे कमर्शलाइज हों, मतलब लोग इनको कमर्शियली उगाएं। मैं आपको 3 उदाहरण दूं 3 पौधों की, अगर एग्रोफॉरेस्ट्री में आपने बात करनी है, कि हमारे पास आंवला, हरड़ और भेड़ा, ये 3 ऐसे उपयोगी पौधे हैं जो आपके किसी भी आयुर्वेदा में इस्तेमाल होते हैं। इसकी नई नई वैरायटियाँ निकली है, खासकर हमारा जो ये कांगड़ा क्षेत्र है इसमें इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पंजाब का जितना भी कंडी एरिया है, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के साथ जुड़ता हुआ एरिया है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, आंवला, भेड़ा और हरड़ को, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आयुर्वेदा में यूज़ होता है और बिकता बहुत महंगा है। ये तो है एग्रोफॉरेस्ट्री की बात है। जहाँ तक सिल्वीकल्चर की बात है, एग्रोफॉरेस्ट्री का जो दूसरा कंपोनेंट है उसमें पॉपुलर और विल्लो को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। विल्लो की एक हमने ऐसा क्लोन निकला है जो लगभग 5 साल में इतना ज़्यादा ग्रोथ होती है उसकी। लाहौल स्पीति में तो विलो विलो सेलेक्स खराब हो रहा था, पीछे मर रहा था पहले। अब हमने जो हमारा जो नई वैरायटी निकली है, नया जो क्लोन निकला है, उसको हमने वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है लाहौल स्पीति में, और उसकी जो मॉर्टेलिटी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये है कि ये दूसरे निचले प्लेन्स के इलाके में इसकी बड़ी डिमांड है। लगभग आप ये कह लो कि हम एक सेंटर के पास हमारे 1 लाख विलो प्लांट्स की डिमांड है, नर्सरी प्लांट्स की डिमांड है, क्योंकि विश्वविद्यालय का काम तकनीक और तकनीक के साथ नई नर्सरी को देना है लोगों को। लोग अपना रहे हैं, टेस्टेड बिल्कुल टेस्टेड जी। और जो विलो की जो है उसके क्रिकेट के बैट भी बनते हैं, लोग बना रहे हैं, और उसका प्लाई बोर्ड जो बन रहा है वो सबसे मजबूत और बढ़िया प्लाई बोर्ड बन रहा है। फिनेंशियल क्रंच, इस तरह की विश्वविद्यालयों से शिकायतें रहती हैं जी, और इस वजह से अनुसंधान भी नहीं हो पाता और आप लैब से फील्ड में भी नहीं पहुंच पाते जी। तो आपके विश्वविद्यालय की क्या हैसियत है और आप क्या ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय किसी हद तक सेल्फ रिलायंट हो जाए? देखिए, ऐसा जहाँ तक अनुसंधान और प्रसार का विषय है, ये 2 विषय है हमारे पास। तीसरा है शिक्षा का। शिक्षा के लिए पूरा भारत सरकार जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। जितने भी आप यहाँ हॉस्टल, बिल्डिंग्स या रेनोवेशन या जो भी काम चलता है वो उसी पैसे से मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि पिछले कई 2 सालों से काफ़ी पैसा मिला है। इस साल भी जो दिसंबर तक की ग्रांट है वो 5 करोड़ की हमें मिली है। उसमें कुछ क्लासरूम्स हम मॉडर्न क्लासरूम बनाएंगे, हॉस्टल भी बनेंगे, और जो दूसरा अनुसंधान का पैसा वो भी कई प्रोजेक्ट से मिलता है, जैसे RKVY है, और एक वर्ल्ड बैंक के साथ जो प्रदेश सरकार का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें भी हमारा काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी हमारी है, क्योंकि अनुसंधान तो हम ही करेंगे। हम ये माने कि आपकी सेहत ठीक है? सेहत ठीक है। केवल एक मामले में मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि अगर इस विश्वविद्यालय को वाकई ही एशिया का विश्वविद्यालय बनाना है या रखना है, या इसका नाम जो है, थोड़ी सी सेहत खराब है तो जो सैलरी और पेंशन का पैसा जो प्रदेश सरकार का एक जिम्मा है, वो अगर हमें 1 मुश्त मिल जाए तो मुझे इस तरफ सोचने की ना पड़े कि मुझे 31 या 1 तारीख को कहाँ से तनख्वाह देनी है। चलिए डॉक्टर साहब, अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि ये इस समस्या का आपका समाधान हो जाए और आप प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए, बागबान को और किसान को समृद्ध बनाने के लिए आपके विश्वविद्यालय द्वारा और आपके द्वारा कार्य जारी रहेंगे। और आपने ETV के साथ खास मुलाकात की, बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।